हेलो व्यूअर्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आप सभी लोगों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज अपन संडे टाइम्स के एक बेहद रोचक जो है वो एडिटोरियल की चर्चा करने जा रहे हैं। उसके जो है ऊपर चलने से पहले अपन जो है वो थोड़ी सी बात करेंगे जो एक स्पेकुलेटिव मार्केट के अंदर काफ़ी जो है वो चर्चित चेहरा है और इनका नाम है वॉरेन बफेट। देखो, वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि हमेशा जो है वो किसी भी एक आय के संसाधन पर हमें जो है वो फोकस नहीं रखना चाहिए। हमें एक वैकल्पिक आय के संसाधन भी वहाँ पे जो है वो खोजने चाहिए। वॉरेन बफेट मानते हैं कि 11 वर्ष की आयु में जब उन्होंने पहला शेयर खरीदा था तो वो उनके जीवन के बाद में थोड़े समय बाद में जब उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि वो कम ही क्यों खरीद पाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो इस क्षेत्र में और ज़्यादा अच्छा वो है कर सकते हैं। इन्हें जो है वो शेयर मार्केट के अंदर जो है वो किंग भी माना जाता था और ये कहते थे कि जो है द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ, यानी आप अपने आप में सबसे ज़्यादा निवेश करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज़्यादा आप जो है वो धन कमाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि लर्निंग को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, चाहे आपकी उम्र 60 साल हो जाए, 65 साल हो जाए, 70 साल है या 18 साल है। लर्निंग इंसान की जो है वो हमेशा जारी रहती है। और यहाँ पे ये एक बात और मानते हैं कि जब खेल खेला जाता है तो यहाँ पे जो है वही खिलाड़ी इस खेल के अंदर जीतते हैं जिनका ध्यान जो है वो मैदान के जो है वो स्कोर कार्ड पे नहीं हो। यानी कि उनका ध्यान फिर कहाँ पे रहना चाहिए? उनका ध्यान जो है वो खेल के मैदान में होता है, ना कि स्कोर कार्ड पे। तो इसका कहने का मतलब यही है कि आप अपने मुख्य मुद्दे को फोकस करें वहाँ पे और उससे जो है वो फिर आगे वहाँ पे जो है वो ध्यान रखें और उसकी स्ट्रैटेजी को समझें और उसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। तो ये स्पेकुलेटिव मार्केट के किंग माने जाते थे। स्पेकुलेटिव मार्केट यानी जहाँ पे जिस तरीके से शेयर मार्केट होते हैं, जहाँ पे अपन पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं और संभावनाओं के उस मार्केट में लोग किस तरीके से पैसा कमाते हैं, उसी तरीके की एक संभावना भरे मार्केट की आज अपन चर्चा करेंगे। लेकिन वो संभावना भरा मार्केट जो है वो वर्चुअल मीडिया का है, एक वर्चुअल माहौल का है। तो उस एक आभासी माहौल में किस तरीके से लोग पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहे हैं या अब तक कमाया है या आने वाले समय के अंदर उसमें वो पैसा कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते, उसके बारे में आज संडे टाइम्स के अंदर बेहतरीन आर्टिकल जो है वो उसके ऊपर लिखा गया है। थोड़ा सा हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, लेकिन इस आर्टिकल में मेरा पूरा प्रयास आपको रहेगा समझाने का, तो इसलिए आप थोड़ा सा फोकस करके इन चीज़ों को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के अपने आर्टिकल का विषय है बिटकॉइन एंड एनएफटी। देखो, एनएफटी जो है वो यहाँ पे क्या होता है, आजकल ये टर्म बड़ी जो है वो चलन के अंदर है। इसको नॉन फंजिबल टोकन अपन यहाँ पे कहते हैं। अब ये नॉन फंजिबल टोकन है क्या चीज़? क्योंकि बिटकॉइन तो आपने काफ़ी सुन रखा होगा, एक तरीके से आभासी मुद्रा है जिसपे किसी भी देश के केंद्रीय बैंक का कोई नियंत्रण नहीं है। एक तरीके से अपन ये बोल सकते हैं कि बिट शब्द आया कहाँ से, तो कंप्यूटर के अंदर आप 0 और 1 की भाषा आपने खूब पढ़ी होगी, तो इसको अपन जो है बाइनरी डिजिट कॉइन भी यहाँ पे जो है वो कह सकते हैं। इसी तरीके से एनएफटीज की यहाँ पे फुल फॉर्म जो है नॉन फंजिबल टोकन्स है। इसके बारे में लेखक बोल रहा है कि ये एक अपॉर्चुनिटीज है, अवसर के तौर पर है, या फिर ये एक जो है वो पॉन्जी स्कीम्स है। पॉन्जी स्कीम्स जो है वो किनको बोला जाता है? जो फ्रॉड से जुड़ी हुई है, जो गलत कार्यों से जुड़ी हुई है, जहां पे जालसाजी किसी चीज को लेकर हो रही है। तो ये जो है वो एनएफटी क्या है और बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन आपने खूब सुन रखा है, लेकिन आज एक नए शब्द को अपन जानने का प्रयास करेंगे, एनएफटीज के बारे में। उस शब्द पे चलने से पहले ये चर्चा में क्यों रहा है इन दिनों, उसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। अभी हाल ही के अंदर जो है वो एक आप जो है वो यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे होंगे, जो है वो लेफ्ट साइड के अंदर एक कोलाज है एक तरीके से, और काफ़ी सारे पिक्चर्स को मिक्स करके ये कोलाज बनाया गया है। इस कोलाज को विघ्नेश जो है वो सुंदर सेन ने यहाँ पे खरीदा है और ये एक तरीके से एनएफटी आर्ट वर्क है जो यहाँ पे 69 मिलियन के अंदर इन्होंने जो है वो हाल ही के अंदर खरीदा है। तो ये
NFT जो है वो आर्ट वर्क इन्होंने जो है वो खरीदा है, ये अपने आप में इसलिए चर्चा के अंदर आया है। NFT आर्ट वर्क का मतलब क्या है कि इस चीज का कोई भी जो है वो फिजिकल वजूद नहीं है। ये एक तरीके से, जिस तरीके से बिटकॉइन जो है वो एक कागजी मुद्रा का एक जो है वो वहां पे जो है वो फॉर्मेट है, कागजी मुद्रा का जो है फॉर्मेट तो नहीं कह सकते अपन, एक तरीके से वैकल्पिक माध्यम बोल सकते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर होता है बिटकॉइन। उसी तरीके से जब आप आर्ट गैलरी के अंदर जाते हैं तो वहां पे तस्वीरें खूब आपने देखी होंगी, तो उसी आर्ट गैलरी के अंदर जो तस्वीरें होती हैं वो तो फिजिकल फॉर्म के अंदर होती है, जिसको अपन छू सकते हैं, वहां पे महसूस कर सकते हैं छू के। लेकिन NFT आर्ट वर्क जो है वो इस तरीके का आर्ट वर्क है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर रहेगा, और वहां पे मालिकाना हक जो है, जो उसको खरीद रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो इसका असली में ऑनर वहां पे रहेगा। तो वो इन्होंने खरीदा है, इसलिए ये चर्चा के अंदर अभी आया था। और इसी के तहत जो है वो ये चेहरा आप जो है जो राइट साइड के अंदर है वो खूब बार आप जो है वो आजकल न्यूज़पेपर के अंदर देख भी रहे होंगे। सरकार और जो है ट्विटर के बीच में आपस में जो है मतभेद काफी दिनों से बने हुए हैं। नए IT रूल्स को जो है वो मनाने के लिए सरकार लगातार जो है वो बाध्य कर रही है जो है वो यहाँ पे। और इनका नाम क्या है, जैक डॉर्से इनका नाम है, ये ट्विटर के जो है वो CEO हैं। इन्होंने भी जो है वो अभी हाल ही के अंदर अपना पहला जो है ट्वीट इन्होंने जो किया था 21 मार्च 2006 को, वो ट्वीट इन्होंने जो है वो सेल आउट किया है एक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, और उसकी बिडिंग जो है वो कितनी हुई है, $2.9 मिलियन के अंदर इन्होंने अपना पहला ट्वीट जो है वो सेल आउट किया है। और ये ट्वीट जो है वो किस तौर पर इन्होंने बेचा है, तो ये नॉन फंजिबल टोकन के तौर पर इन्होंने सेल आउट किया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर ही इसको बेचा गया है। तो ये इस चीज को लेकर भी अभी हाल ही के अंदर चर्चा के अंदर बने रहे थे। अब इसके बाद में एक और अभी हाल ही के अंदर पेंटिंग जो है वो बेची गई है, उसको और अपन देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे बीच में जो है ये एक फोटो लगी हुई है, ये एक तरीके से जो है वो आर्ट गैलरी ही है जिसको 450 मिलियन के अंदर इसकी बिडिंग हुई है, जिसको यहाँ पे खरीदा गया है। और ये जो बिडिंग यहाँ पे हुई है इसका नाम जो है वो यहाँ पे इस फोटो का नाम क्या है, सेल्वेटर मुंडी जो है वो इसका यहाँ पे नाम है। तो इस तरीके से ये भी एक तरीके से NFT आर्ट वर्क है जिसको यहाँ पे जो है इसकी बोली जो लगाई गई है। अब ये आर्ट वर्क होता क्या है और ये चलन के अंदर क्यों आया, बिटकॉइन की क्या भूमिका इसके अंदर है, ये सारी बातें अपन आज के एडिटोरियल में करेंगे। और बताया जा रहा है यहाँ पे जिन भारतीयों ने अभी हाल ही के अंदर जो है ये इस तरीके की आर्ट गैलरी खरीदी है, वो एक बहुत बड़े प्लेयर हैं जो हैं सिंगापुर के अंदर रहते हैं और बिटकॉइन के अंदर डील करते हैं यहाँ पे, और उनकी उम्र 30 से 32 साल है और बिलियनियर जो है वो इस क्षेत्र के अंदर वो बन चुके हैं। उनका ये मानना है कि NFT जो है वो आने वाले समय के अंदर एक बड़ा रिवोल्यूशनरी जो है वो यहाँ पे जो है रहेगा इंटरनेट के अंदर। तो वो किस तरीके से रहेगा ये कुछ जो है बातें बताई गई हैं, और लेखक यहाँ पे एक नए निवेशकों को यहाँ पे इस चीज़ों के लिए चेता भी रहा है कि इसकी वैल्यू कभी जीरो हो सकती है, इसलिए निवेश करते समय हमको इसमें सावधान भी रहने की आवश्यकता है। Why put all savings into traditional forms of wealth and as land or shares? तो यहाँ पे लेखक क्या बोल रहा है कि भाई हम जो है अपनी बचत को जो है एक परंपरागत जो रूप है धन को इकट्ठा करने का, जैसे संपत्ति है, जैसे जमीन है उसके अंदर या शेयर्स है, उसमें ही जो है वो हम इसमें क्यों निवेश करते हैं। वाई नॉट इनटू नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म, हम गैर परंपरागत जो है वो चीज़ों के अंदर इसको निवेश क्यों नहीं करते, जैसे कि बिटकॉइन है, NFT है, नॉन फंजिबल टोकन्स जिनको कहा गया है। दीज हैव मेड मिलियनियर्स ऑफ इनिशियल इन्वेस्टर्स, जबकि ये बताया जाता है कि बिटकॉइन में जिन्होंने शुरुआत में निवेश किया या NFTs में जो निवेश कर रहे हैं, इन चीज़ों ने काफ़ी सारे जो है निवेशकों को, शुरुआती निवेशकों को मिलेनियर जो है वो यहाँ पे बनाया है। आई एडवाइज ऑर्डिनरी फॉक, फॉक का मतलब जो लोगों का समूह है, तो यहाँ पे जो साधारण लोग हैं, लेखक बोल रहा है कि भाई मैं उनको सलाह देता हूं टू स्टीयर, स्टीयर का मतलब मार्ग दिखाने के लिए, क्लियर ऑफ दीज एग्जॉटिक न्यू डिजिटल असेट, कि वो इन सब चीजों को क्लियर कर दे, यानी इनसे बाहर आ जाएं। एग्जॉटिक यानी एक नई तरीके की असाधारण जो यहाँ पे डिजिटल असेट्स है उससे बाहर निकलें। करंट प्राइसेस आर हाई,
हो सकता है कि मौजूदा जो प्राइसेस है बिटकॉइन की या अन्य जो क्रिप्टो करेंसीज की है वो बहुत ज़्यादा है, एंड द रिस्क ऑफ कंप्लीट कोलैप्स टू जीरो इज सिग्निफिकेंट। लेकिन यहाँ पे इसका पूरा का पूरा जो यहाँ पे जीरो पे आने की संभावना भी यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण है। तो ये संभावना और ये जोखिम भी इसके साथ बना हुआ है कि इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है कब भी। Bitcoins are especially vulnerable because of green concerns on their energy consumptions। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इसका जो कार्बन फुटप्रिंट होता है, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा करता है, क्योंकि बड़े बड़े जो हैं वो सर्वर्स जो हैं वो रूम होते हैं, बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स इसमें काम में लिए जाते हैं इस तरीके के बिटकॉइन के संचालन में वहाँ पे। तो ये एक वल्नरेबल जो है वो केस भी है, यानी एक जो है वो इसका ये कमज़ोर पहलू भी है जो इसको जो है वो पीछे धकेलता है। बट फॉर रिच फॉक, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, लुकिंग फॉर, तलाश रहे हैं वे टू, एक रास्ते को, टू डाइवर्सिफाई, यानी अपने जो है जो पैसा जो निवेश करते हैं वो अलग अलग जगह, उसको वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, यानी वो अलग अलग तरीके से निवेश करके देखना चाहते हैं। पुटिंग ए स्मॉल स्लाइस ऑफ दियर वेल्थ, और वो अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा, बहुत छोटा हिस्सा जो है वो यहाँ पे इसमें लगा रहे हैं। किस में लगा रहे हैं? इनटू द न्यू डिजिटल स्कीम, एक नई डिजिटल स्कीम में, मे बी वर्थ वाइल गैम्बल, और हो सकता है वो एक उचित जो है वो यहाँ पे, गैम्बल का मतलब जुआ है यहाँ पे, वर्थ वाइल का मतलब जो है वो एक तरीके से उचित जो है वो जुआ हो यहाँ पे। ये संभावनाएं यहाँ पे हो सकती है कि उनके लिए वो फ्रूटफुल भी हो, लेकिन एक ऑर्डिनरी जो साधारण लोग हैं उनके लिए ये चीज सही लेखक नहीं मानता है। अब इसके बारे में और क्या बताया जा रहा है उस पर चलते हैं। सेंट्रल बैंक्स, यानी जो केंद्रीय बैंक है, हैव पम्प्ड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, यानी काफी सारे ट्रिलियन डॉलर जो हैं वो यहाँ पे केंद्रीय बैंकों ने जो है वो यहाँ पे डाले हैं इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी, यानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर। तो पिछले लॉकडाउन से, यानी 2 साल से जो है वो काफ़ी सारा ट्रिलियन पैसा जो है वो केंद्रीय बैंकों के द्वारा मार्केट में आया है, और वो आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, वो ज़्यादातर पैसा जो है वो किन के पास गया है? पैसे वाले लोगों के पास ही वो पैसा पहुंचा है। सो इन्वेस्टर्स विद कैश सरप्लस, इसलिए जो निवेशक हैं, जो अत्यधिक जो है वो सरप्लस एक्सेस उनके पास पैसे का बना हुआ है, आर सिकिंग, वो खोज रहे हैं नॉन ट्रेडिशनल असेट्स, यानी गैर परंपरागत जो है वो संपत्तियों को तलाश रहे हैं जिन पे वो पैसा लगा सकें। बोथ रिस्क, यहाँ पे जोखिम, और पोटेंशियल, जो क्षमताएं हैं यहाँ पे, रिवार्ड्स आर हाई, यानी दोनों चीजों के जो फल हैं या परिणाम हैं वो दोनों के जो है वो ज्यादा हैं, यानी रिस्क भी बहुत ज्यादा है और उसकी क्षमताएं, पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट्स, और जो ऐसी चीजें हैं, आर वर्थ, उपयोगी हैं, वॉट पीपुल विल पे फॉर देम, जिसके लिए जो है वो, जो यहाँ पे लोग जो हैं वो जिसके लिए पे यहाँ पे करेंगे। नॉट एनी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, और किसी भी तरीके की जो यहाँ पे जो है वो सारांश वाली जो यहाँ पे कंसेप्ट है या धारणा जो है यहाँ पे ऑफ ट्रू वैल्यू, उसको लेकर यहाँ पे ट्रू वैल्यू को लेकर नहीं है, यानी कोई भी ट्रू वैल्यू को लेकर यहाँ पे सही कंसेप्ट यहाँ पे उस चीज को लेकर नहीं बनी हुई है, लेकिन जो लोग निवेश कर रहे हैं उनके लिए वो जो है वो सही होगी। ए पेंटिंग बाय लियोनार्डो विंसी recently sold for a record 450 million despite fear of it being a fact, यानी जो है अभी हाल ही के अंदर, मैंने अभी पीछे आपको दिखाया भी था कि 450 मिलियन के अंदर एक रिकॉर्ड जो है वो सेलिंग यहाँ पे हुई है, एक आर्ट की, यहाँ पे एक फोटो गैलरी की यहाँ पे, और वो फोटो गैलरी यहाँ पे फेक जो है वो होने के भय होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि 450 मिलियन में उसको जो है वो यहाँ पे उसकी बोली लगाई गई थी और उसको खरीदा गया है यहाँ पे। What is an exact copy of that painting worthless despite having identical aesthetic value? अब ये बात कहने का मतलब क्या है कि why is an exact copy, कि एक जो ठीक जो है उसी तरीके की कॉपी, दैट पेंटिंग वर्थलेस, उस पेंटिंग की वर्थलेस, उपयोगी रहित है, यानी उपयोग काम वाली नहीं है, डेस्पाइट हैविंग आइडेंटिकल एस्थेटिक वैल्यू, जबकि वो समान जो है, आइडेंटिकल का मतलब उसी तरीके की, एस्थेटिक का मतलब जो कलाकारी वाली या कलात्मक जो है वो वैल्यू वो रखता है, उसके बावजूद भी जो है वो यहाँ पे वो वर्थलेस है। अब इसका कारण क्या बताया जा रहा है? बिकॉज रिच पीपल
पे फॉर, यानी वो जो धनवान लोग होते हैं वो किसके लिए पे करते हैं? एक्सक्लूसिविटी, यानी एक विशेषता, एक एक्सक्लूसिवनेस के लिए वो पे करते हैं। और वो किसके लिए है? ऑनरशिप के लिए, जो ओरिजिनल चीज़ों के लिए है। एंड एक्सक्लूसिविटी और स्कैरसिटी क्रिएट वैल्यू फॉर कलेक्टर्स, और जो कलेक्टर्स होते हैं जो इन चीज़ों का संग्रहण कर रहे हैं उनके लिए वो वैल्यू अदा के तौर पर या देखी जाती है, उनके लिए वो वैल्यू क्रिएट करने वाली होती है। बिटकॉइन लॉन्च्ड इन 2009 बाय सटोशी नाकामोटो। तो ये एक बिटकॉइन जिसकी बार बार अपन चर्चा सुनते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है ये, जिसको 2009 के अंदर सतोशी नाकामोटो के द्वारा जो है वो लाया गया था। ए सुडोनिम, एक आभासी नाम है, फॉर ए पर्सन्स और ए पर्सन्स अननोन, यानी सतोशी नाकामोटो कोई आवश्यकता नहीं है कि एक ही व्यक्ति का नाम हो, ये एक लोगों का समूह भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, यानी ये अननोन है। इज ए डिजिटल करेंसी, और जो बिटकॉइन है वो क्या है? एक डिजिटल करेंसी है, और जिसको अपन क्रिप्टो करेंसी बोल सकते हैं। इशूड प्राइवेटली, जो एक प्राइवेटली तरीके से जारी की गई, यानी किसी भी सरकार का नियंत्रण नहीं है। नॉट बाय एन सेंट्रल बैंक, ना ही जो है वो केंद्रीय बैंक का नियंत्रण है। लाइक द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिस तरीके से अपने देश में रिजर्व बैंक है। तो इस पे किसी भी केंद्रीय बैंक का, किसी भी सरकार का कोई नियंत्रण यहां पे इसके ऊपर नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ अदर क्रिप्टो करेंसीज आर बीइंग क्रिएटेड, यानी हजारों क्रिप्टो करेंसीज अन्य प्रकार की बनाई जा रही हैं ऑल टाइम। सच, जैसे कि कौन कौन सी हैं? इथीरियम है, डॉजकॉइन है, कार्डानो है, पोल्काडोट है। तो ये अभी काफी चर्चा के अंदर रही है। इन थ्योरी दीज कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट्स इंस्टीड ऑफ कैश, क्रेडिट कार्ड्स, चेक्स, एंड कुड सेव सम्स मेड बाय इंटरमीडियरीज लाइक बैंक्स। अब यहां पे इसकी कंसेप्ट को लाने का उद्देश्य क्या था? जैसे अपन कोई भी लेन देन कर रहे हैं तो हमारे एक फिक्स लेन देन के बाद में चार्जेस लगते हैं, और उन चार्जेस को कौन लेता है? बैंक जो है वो कमाता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट इसको लाने के पीछे यही था कि भाई जो मध्यम जो है यहाँ पे इंटरमीडियरी इकाइयां हैं, जो धन के लेन देन में जो है वो कमीशन अपना कमाती है, उसको बीच से हटाना था यहाँ पे। तो यहाँ पे इनका उपयोग किया जा रहा है पेमेंट के लेन देन में, कैश के स्थान पर, क्रेडिट कार्ड्स के स्थान पर या चेक्स के स्थान पर, और इंटरमीडिएट जो पैसा कमा रहे हैं उनका वो पैसा जो है वो बचाया जा रहा है, जो इस तरीके के जो है वो लेन देन में यहाँ पे अपन को देना पड़ता है। इन प्रैक्टिस क्रिप्टो करेंसीज प्राइसेस वेरी सो ह्यूजली फ्रॉम डे टू डे दैट द रिप्रेजेंट गैम्बल्स नॉट करेंसी। अब देखो, वेरी का मतलब यहाँ पे परिवर्तित होना। तो क्रिप्टो करेंसीज का जो यहाँ पे लेन देन के अंदर जो मूल्य है वो एक बड़े स्तर पर दिन प्रतिदिन जो है वो यहाँ पे बड़े स्तर पे चेंज होता है। और जो ये किस चीज को निरूपित करता है? गैम्बल्स, एक जुए को निरूपित कर रहा है, ना कि एक मुद्रा को, नॉट एक करेंसी को। इन थ्योरी, यदि अपन जो है वो थ्योरी के तौर पर इसको समझे, तो यू कैन बाई एंड सेल इन क्रिप्टो करेंसीज। तो आप किसी चीज को जो है वो खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में, है ना। सेल कर सकते हैं यहाँ पे, क्रिप्टो करेंसीज को जो है वो बाई कर सकते हैं यहाँ पे। बट जस्ट आस्क योर सर्वेंट, लेकिन हमारे जो है वो काम करने वाले लोग हैं, हमारे जो सर्वेंट हैं या ग्रॉसर्स हैं, जिन किराने की दुकान वाले हैं या पसारी की दुकान वाले हैं, एंड दे विल रिफ्यूज सच पेमेंट्स, यानी अपन उनको बोलेंगे कि भैया आप जो है वो इसमें भुगतान बिटकॉइन लोगे क्या, या फिर इथीरियम लोगे क्या, डॉजकॉइन में आप भुगतान ले लो, या फिर कार्डानो में ले लो, पोल्काडोट में ले लो, तो वो निश्चित तौर पर अपन को इस चीज से इनकार कर देंगे। तो अभी तक जो है वो इस चीज को एक्सेप्टेंस जो है वो सोसाइटी के अंदर या लोगों के अंदर इसको लेकर नहीं बनी है। चाहे लोग इसको जो है वो कितना भी खरीद सकते हैं या बेच सकें, वो एक अलग पहलू यहाँ पे है। Many bitcoins transactions are done by drug dealers and money launderers because of the encrypted anonymity। अब देखो यहाँ पे लेखक क्या बोलना चाह रहा है कि ज़्यादातर जो बिटकॉइंस के लेन देन होते हैं वो यहाँ पे ड्रग डीलर्स, यानी जो ड्रग माफिया है उनके द्वारा किए जाते हैं, या फिर मनी लॉन्डर्स जो गैर कानूनी धन का स्थानांतरण कर रहे हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। बिकॉज ऑफ, किस वजह से? बिकॉज ऑफ यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। किसकी वजह से काम ऐसा वो ले रहे हैं ज़्यादा?
क्योंकि वो एनक्रिप्टेड एनोनिमिटी है, यानी वो इस तरीके से एक तरीके से कोडेड जो है वो सूचना है जिसके बारे में वहां पे अनभिज्ञता रहती है, जानकारी नहीं रहती। एनोनिमिटी का मतलब जिसको कोई जानता नहीं है यहाँ पे, इसलिए उनको पकड़ नहीं पाते हैं। दिस इज वन रीजन क्रिप्टोकरेंसीज आर बैंड और लिमिटेड बाय मैनी कंट्रीज। और यही वो एक कारण है जिसकी वजह से जो आभासी मुद्राएं हैं, क्रिप्टो करेंसीज है, उनको प्रतिबंधित किया गया है या उनके उपयोग को सीमित किया गया है काफी सारे देशों के द्वारा। इंटरनेट एंथुजियास्ट्स से बिटकॉइन एंड ब्लॉकचेन ए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन विच बिटकॉइन रन्स। तो यहाँ पे वो इंटरनेट के एंथुजियास्ट्स हैं जो इस चीज को लेके काफी ज्यादा उत्सुकता रखते हैं, वो ये कहते हैं कि बिटकॉइन और जो ब्लॉकचेन है, अब यहाँ पे ब्लॉकचेन क्या होता है, देखो ब्लॉकचेन एक इस तरीके का लेजर होता है, एक खाता होता है जिसके माध्यम से बिटकॉइन एक जगह से दूसरी जगह रन करता है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं फ्यूचर को, तो वो तो इस चीज को जो है वो तवज्जो दे रहे हैं कि भाई बिटकॉइन और ब्लॉकचेन जो है वो एक भविष्य को निरूपित करने वाली चीजें हैं। एंड दैट ट्रेडिशनल मॉनेटरी सिस्टम्स आर डाइंग डायनासोर्स, और उनका ये मानना है कि भाई डायनासोर्स की तरह जो परंपरागत मनी का सिस्टम है, जो कागजी मुद्राएं हैं, चेक्स है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, वो यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। तो वो तो उसके पक्ष में वहां पे बोल रहे हैं, किसके, बिटकॉइन के पक्ष में। क्रिप्टो करेंसीज आर डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब देखो क्रिप्टो करेंसीज जो होती है वो एक विकेंद्रीकृत तंत्र है, यानी किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है उसके ऊपर। दैट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बाय इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस। और मैनिपुलेटेड का मतलब उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, उसको करप्ट नहीं कर सकते किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा और ना ही किसी संस्था के द्वारा हो सकता है ये। एंड हैव इनबिल्ट चेक्स ऑन द अमाउंट, और वहां पे अंतर्निहित ही ऑटोमेटिक चेक्स ही जो है उसको चेक करने की सुविधा उसके अंदर मौजूद रहती है। दैट कैन बी इशूड, जिस तरीके से जो है जो जारी की जा सकती है यहाँ पे। प्रोवाइडिंग ए हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, और जो अपन सामान्य मुद्रा का एक फीचर्स देखते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन ये चीज बिटकॉइन के अंदर देखने को नहीं मिलती है, ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं। यानी वो एक हैज यहां पे उपलब्ध कराता है, किसके सापेक्ष, इन्फ्लेशन के। हैज का मतलब देखो यहां पे है प्रोटेक्शन को लेकर, है ना, यानी एक सुरक्षा प्रदान करता है। सम आइडियलिस्ट्स थिंक क्रिप्टो करेंसीज फ्री ह्यूमन्स फ्रॉम अनवारंटेड कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट्स। सम आइडियलिस्ट यानी कुछ आइडियलिस्ट जो है सोचते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज जो है वो ह्यूमन्स को फ्री करती है, मुक्त करती है यहाँ पे, फ्रॉम किससे, अनवारंटेड कंट्रोल, जो कि यहाँ पे केंद्रीय बैंक और सरकार के द्वारा होता है। अनवारंटेड कंट्रोल का मतलब एक अनुचित नियंत्रण जो यहाँ पे मुद्रा के ऊपर है वो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर मौजूद नहीं है। प्रमोट लिबर्टी, और एक स्वतंत्रता को जो है प्रोत्साहित करता है, इनोवेशन को प्रोत्साहित करता है। एंड डेमोक्रेटाइज द फाइनेंशियल सिस्टम, और वित्तीय तंत्र को एक लोकतंत्रात्मक तौर पर, डेमोक्रेटाइज का मतलब एक लोकतंत्रात्मक स्वरूप उसको देता है जिसमें लोगों का ही नियंत्रण रहता है। द ग्रिप ऑफ बैंक एंड इन्वेस्टमेंट बैंक ऑन मनी एंड पॉलिटिशियंस विल इरोड अवे। ग्रिप का मतलब जो पकड़ है यहां पे बैंकों की या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक की धन के ऊपर या फिर राजनेताओं की, विल इरोड अवे, जो यहां से क्या हो गई है, नष्ट होगी आने वाले समय में। तो वो उनका ये मानना है कि इनके ऊपर जो पैसे की पकड़ जो बैंकों की है, इन्वेस्टमेंट बैंक की है या राजनेताओं की है, वो यहां पे खत्म होगी। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड इन्वेस्टर्स, और ये निवेशकों को जो है वो ये भी चीज उपलब्ध करवाएगा, क्या चीज उपलब्ध कराएगा, ए न्यू असेट, एक नई संपत्ति जो वर्गीकरण है, क्लास जो है, टू डाइवर्सिफाई इनटू, जिसमें वो एक नए स्वरूप में जो है वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपना, जो है वो वहां पे माहौल चेंज कर सकते हैं निवेश का। तो वो भी यहां पे जो है वो बदलाव का एक विकल्प यहां पे इन्वेस्टर को देती है बिटकॉइन। हाउएवर, किंतु क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, लेकिन बिटकॉइन जो है जो कि क्रिप्टो करेंसी का एक फॉर्म है, आर प्रूफ ऑफ वर्क, एक प्रूफ है वो कार्य का, करेंसीज का,
वेयर द वैलिडिटी, जहां पे उसकी जो वैलिडिटी है, जो वैधता है उसकी ट्रांजैक्शंस की, इज कंफर्म्ड, वो सत्यापित होती है बाय माइनर्स, माइनर्स के द्वारा वो सत्यापित की जाती है। कंपीटिंग टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, जो यहां पे प्रतिस्पर्धी होते हैं किसको लेकर, एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को वो जो है वो सॉल्व करते हैं उस बिटकॉइन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में या उस बिटकॉइन को जनरेट करने में। माइनर्स आर डिसेंट्रलाइज्ड इंडिविजुअल्स और ग्रुप यूजिंग हैवी ड्यूटी कंप्यूटर्स एंड विनर्स आर रिवॉर्डेड विद ए फ्यू बिटकॉइन ईच। अब देखो माइनर्स होते क्या है, वो भी ये बता रहा है कि एक सेंट्रलाइज इंडिविजुअल्स हैं, यानी विकेंद्रीकृत इंडिविजुअल्स हैं जिन पे कोई किसी का नियंत्रण नहीं है, या समूह हो सकता है, जो उपयोग कर रहे होते हैं हैवी ड्यूटी कंप्यूटर्स, यानी बहुत भारी भरकम कंप्यूटर्स जो काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शंस करते हैं, उसको जो है वो माइनर्स यहां पे इस्तेमाल करते हैं। और विनर्स आर रिवार्डेड, और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जो विजेता रहता है, जो इस प्रक्रिया को एग्जीक्यूट कर पाता है, उसको रिवार्ड के तौर पर, इनाम के तौर पर वहां पे क्या दिया जाता है, बिटकॉइंस दिए जाते हैं। दिस प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग यूजेज ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इस तरीके के जो प्रूफ वाला कार्य है जो बिटकॉइन के लेन देन में उपयोग में लाया जाता है, उसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, यानी कार्बन फुटप्रिंट यहां पे काफी ज्यादा यहां पे जो है वो बढ़ता है। इट थ्रेटन्स टू कंज्यूम 5% ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी इन चाइना, और इसी चीज ने भयभीत कर दिया था यहां पे कि चाइना के अंदर जितनी भी जो है वो बिजली का उपयोग हो रहा है उसका 5% उपयोग जो है वो यहां पे इससे संबंधित था यहां पे। और चाइना के अंदर ही जितनी भी माइनिंग के कार्य होते हैं यहां पे जो बिटकॉइन से रिलेटेड हैं, वो माइनिंग के 80% कार्य जो है वो कहां पे होते हैं, चाइना के अंदर ही होते हैं। तो चाइना में ये चीजें जो है वो भय पैदा करने वाली हैं कि यहां पे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हो रहा है टोटल, उसका 5% कंजप्शन तो ये माइनर्स ही वहां पे कर रहे हैं जो बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं वहां पे। सो चाइना, और इसीलिए चाइना हैज क्रैक डाउन ऑन बिटकॉइन, यानी चाइना ने जो है वो यहां पे कार्रवाई कर चुका है किसके ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर। एंड इट्स लाइक, और इसी तरीके से थ्रेटनिंग्स दियर फ्यूचर, यानी इसके भविष्य को भयभीत बना रहा है ये, है ना, इसके भविष्य को लेकर यहां पे जो है वो भय पैदा कर रहा है। हाउएवर, किंतु अदर क्रिप्टो करेंसीज लाइक कार्डेनो एंड पोल्काडोट हैव ए डिफरेंट प्रूफ ऑफ स्टैक टेक्नोलॉजी, लेकिन दूसरी जो मुद्राएं हैं यहां पे, आभासी मुद्राएं हैं जैसे कि कार्डानो है या पोल्काडोट है, उनमें एक अलग तरीके की प्रक्रिया होती है उसके लेन देन को लेकर, यानी प्रूफ ऑफ स्टैक टेक्नोलॉजी अलग तरीके की होती है। उसमें यूजिंग टिनी अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे कम मात्रा विद्युत ऊर्जा की उत्पन्न जो है वो वहां पे जो काम में ली जाती है, यानी कम मात्रा का उपयोग होता है इलेक्ट्रिसिटी का। दे मे सर्वाइव इवन इफ बिटकॉइन सिंक्स, लेकिन जो है वो यदि बिटकॉइन जो है वो यहां पे धीरे धीरे गिरता भी है तो निश्चित तौर पर ये दूसरी जो मुद्राओं का फॉर्म जो आ रहा है मार्केट के अंदर वो यहां पे सर्वाइव कर सकते हैं। गवर्नमेंट डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ प्राइवेट करेंसीज बियॉन्ड दियर कंट्रोल, लेकिन सरकारें जो हैं वो कभी भी प्राइवेट मुद्रा के आइडिया को जो है वो यहां पे पसंद नहीं करती जो उनके नियंत्रण से बाहर है। They will probably make cryptocurrencies illegal or very expensive to deal with in practice। अब वो निश्चित तौर पर या तो इस क्रिप्टो करेंसीज को जो है वो लेन देन को यहां पे गैर कानूनी बना देगी, या फिर जो है वो इस तरीके की गतिविधियों के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो टैक्स रोपित कर देगी, इससे वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, महंगा हो जाएगा उसका लेन देन। दैट रिमेन्स ए रिस्क फॉर दूज इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसीज, और यही जो चीजें हैं वो यहां पे जोखिम को यहां पे जो है वो विराजमान करती है, या जोखिम की यहां पे मौजूदगी को बताती है फॉर दूज इन्वेस्टिंग, जो इसमें निवेश कर रहे हैं किसमें, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। वेरी डिफरेंट इज एन NFT which is little more than a certificate of authenticity of anything digital। अब किसी भी तरीके की जो डिजिटल ऑथेंटिसिटी यानी सच्चाई का जो सर्टिफिकेट होता है उससे कुछ थोड़ा सा ज्यादा ये जो है वो NFT यहां पे है।
जो किसी भी गाने के लिए हो सकता है, किसी भी राइटिंग थीसिस वगैरह के लिए हो सकता है, या ड्राइंग जो होती है उसके लिए हो सकता है। इट कैन बी रेप्लिकेटेड बाई अदर्स, ये किसी भी दूसरे के द्वारा रेप्लिकेटेड या प्रतिकृति इसकी बनाई जा सकती है, बट ओनली द ऑनर विल हैव द ओरिजिनल टोकन, लेकिन जो इसका मालिक होगा उसी के पास ओरिजिनल या वास्तविक टोकन यहां पे उसके पास होगा, जो इसका मालिकाना हक जता सकता है। मोस्ट NFTs आर फॉर वर्क्स ऑफ आर्ट, अभी तक ज्यादातर जो NFT जिनके ऊपर बोली लगाई जाती है यहां पे, वो ज्यादातर आर्ट कल्चर से जुड़ी हुई है। द NFT फॉर ए कोलाज ऑफ पेंटिंग्स बाय US आर्टिस्ट बीपल was sold recently for a whopping $69.3 million। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि एक NFT जो कोलाज पेंटिंग की थी, जो अपन ने शुरुआत में जो है वीडियो के देखा था, जो कि US आर्टिस्ट बीपल के द्वारा जो है वो बेची गई थी यहां पे, वो $69.3 मिलियन के अंदर बेची गई। वूपिंग का मतलब यहां पे बहुत बड़ी मात्रा जो है वो यहां पे होती है। द परचेजर वॉज ए यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर फ्रॉम तमिलनाडु, और जो इसको खरीदने वाला था वो कौन था? एक युवा डिजिटल जो है एंटरप्रेन्योर था यहाँ पे, जिनका नाम विघ्नेश जो है वो सुंदर सेन है यहाँ पे। ही सेज, वो कहते हैं कि द NFT रिप्रेजेंट्स लेस देन ए 10th ऑफ हिज असेट्स, यानी उनके असेट्स का जो है 10वें हिस्से से भी जो है वो कम मात्रा को वो निरूपित करती है यहाँ पे। मीनिंग, इसका अर्थ क्या हुआ कि ही इज प्रोबेबली ए बिलियनियर, कि वो एक बिलियनियर है, इतने पैसे वाले यहाँ पे हैं, इसीलिए उन्होंने इस तरीके का निवेश वहां पे किया है। गोन आर द डेज, यानी वो दिन चले गए हैं, व्हेन इंडस्ट्रियल एम्पायर्स, जब बड़े बड़े उद्योग जो एम्पायर है, साम्राज्य जो उनका है, वर ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो है बिल्ट बनाते थे, विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेड मनी, यानी जो उन्होंने परंपरागत तरीके से पैसा अर्जित किया है उसकी मदद से, या मसल्स ताकत की वजह से, या इन्फ्लुएंस अपने प्रभाव की मदद से। यू कैन नाउ इनोवेट डिजिटली टू बिकम ए बिलियनियर बाय द एज ऑफ 32। लेकिन आज के टाइम में जो है वो आप इस तरीके के जो है वो नवीनतम डिजिटली जो फॉर्मेट है उसके माध्यम से एक बिलियनियर बन सकते हैं, एक जो है वो 30 साल की उम्र में ही, जिस तरीके से जो है यहाँ पे सुंदर सेन ने यहाँ पे जो है वो जिस तरीके से हासिल जो मुकाम किया है। He may have pioneered a new form of wealth in NFT, और वो यहाँ पे पायनियर रहे हैं, एक शुरुआती तौर पर यहाँ पे उनको देखा जा सकता है एक नए जो है वो धन के अर्जित करने में, जो कि NFT के तौर पर उन्होंने प्राप्त किया है। You could call this a huge democratization of wealth, और इस तरीके से एक संपत्ति का लोकतंत्रात्मककरण आप जो है वो बोल सकते हैं बड़े स्तर पर, जिस तरीके से संपत्ति का किस तरीके से एक जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्मेट जो है वो बाहर निकल के आया है यहाँ पे। एनेबलिंग, जो यहाँ पे सक्षम बना रहा है यंगस्टर, युवाओं को, विद नो इनहेरिटेड वेल्थ, जिसमें कोई भी जो है वो परंपरागत संपत्ति यहाँ पे नहीं जुड़ी हुई है, और नेटवर्क, कोई भी जो है वो नेटवर्क नहीं जुड़ा हुआ है, टू बीट ओल्ड वेल्थ, यानी पुरानी जो संपत्तियां हैं उनको बीट करने को लेकर, बाय क्रिएटिंग, उसको सर्जन करके, खरीद कर, यहाँ पे सेलिंग कर कर न्यू आइडियाज को और नई कंसेप्ट्स को। यू कुड ऑल्सो कॉल दिस वन मोर जायंट पॉन्जी स्कीम्स, लेकिन इनको एक जो है वो बड़ी जो है वो पॉन्जी स्कीम या फ्रॉड जो है वो जायंट, यानी एक बड़ी स्तर की जो है वो फ्रॉड स्कीम भी इनको कहा जा सकता है। दैट नो बॉडी फुली अंडरस्टैंड्स टूडे, जिसको पूरी तरीके से कोई भी यहाँ पे जो है वो नहीं समझता है। टाइम विल टेल, समय आने वाले समय के अंदर ये चीजें समय के द्वारा ही बताई जाएंगी कि किस तरीके से NFT यहाँ पे कारगर होगा। तो यहाँ पे ये जो पूरा आर्टिकल है वो NFT पे दिया हुआ है। देखो NFT जो है वो एक तरीके से अपन सिंपल भाषा में एक शेयर समझ सकते हैं, और वो शेयर जो है वो यहाँ पे पेंटिंग्स के तौर पर बेचा जा रहा है, जिसको एक स्टॉक एक्सचेंज, तो विभिन्न तरीके के जो एक्सचेंज होते हैं जहाँ पे NFT का लेन देन किया जाता है, बोली लगाई जाती है, तो वहां पे आप बोली लगा सकते हैं और उस NFT यानी पेंटिंग को वहां पे बोली लगा के वहां पे खरीद सकते हैं, जिसपे आपको एक टोकन मिल जाएगा, एक रियल ओनरशिप का, और वो टोकन के आप मालिक रहेंगे। उसके अलावा जो है वो कोई भी उस चीज को जो है वो उस पर मालिकाना दावा नहीं कर सकता। तो इस तरीके से ये NFT की आजकल डील होने लगी है,
और NFT की डील में बिटकॉइन का ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए बिटकॉइन भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। लेकिन ये एक नई कंसेप्ट है संपत्ति को संग्रहित करने की, संपत्ति को बनाने की, जो कि एक तरीके से परंपरागत फॉर्म नहीं है संपत्ति को बनाने का। इसी तरीके से एक नया फॉर्मेट है। तो आने वाले समय के अंदर इसका भविष्य क्या रहेगा, इसको फिलहाल कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन देखते हैं भविष्य जो है NFT को किस दिशा में लेके जाता है। तो ये आज का अपना एडिटोरियल सेशन डिस्कशन का जो है वो पहलू था। अपन कल फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक आपको जो है वो सभी लोगों को वीडियो को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।